बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 में हम अयूब रजीम पे बात करेंगे और ये इस लेक्चर का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हमने कल अपलोड किया था, तो आज हम देखते हैं कि अयूब के दौर में जो मेजर इवेंट्स हुए वो कौन कौन से थे। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में जो हुए वो कैसे हुए। इंडिया के साथ 65 में जो वार हुई और उसके बाद ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ। फिर हम मुजीब के 6 पॉइंट और उसके नतीजे में ईस्ट पाकिस्तान में होने वाली पॉलिटिकल अनरेस्ट पे बात करेंगे। फिर अयूब खान के 10 साल जब दौर मुकम्मल हुआ तो उस पर डेकेड ऑफ डेवलपमेंट सेलिब्रेट किया गया, उस पर हम बात करेंगे और इसमें पाकिस्तान की डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। अयूब खान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हम थोड़ा सा तबसरा करेंगे और उसमें आखिर में जब अयूब खान के ख़िलाफ़ पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ तो उस पे ऊपर भी हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और आखिर में हम अयूब खान के जो दौर था उसका क्रिटिकल अप्रेजल इस लेक्चर में शामिल करेंगे। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वर हेल्ड इन पाकिस्तान ऑन जनवरी 2, 1965। 1965 में यकम 2 जनवरी को पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए और इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स इलेक्ट किए गए थे उन्होंने वोट डाला। बेसिक डेमोक्रेट्स फॉर द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, दे वर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हु सर्व्ड इन द डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और यूनियन काउंसिल। ये बेसिक डेमोक्रेट हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ये 80,000 रिप्रेजेंटेटिव थे, जिनमें से 40,000 वेस्ट पाकिस्तान से चुने गए थे और 40,000 ईस्ट पाकिस्तान से चुने गए थे और इन्होंने वोट डाले। ये इलेक्टोरल कॉलेज था प्रेसिडेंशियल के इलेक्शन के लिए। इन्होंने 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स ने वोट डाले और इन्होंने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा लिया। उसके बाद ये लोग जो थे ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे और ये ज़्यादातर इनका जो यूनियन काउंसिल्स के मेंबर थे, हर यूनियन काउंसिल में 10 इलेक्टेड मेंबर्स थे और 7,300 यूनियन काउंसिल्स थी पाकिस्तान में बनाई गई। उसके बाद ये तहसील काउंसिल्स के मेंबर थे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के मेंबर थे। तो इन लोगों ने वोट डाल के प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया। अयूब खान वॉज नॉमिनेटेड प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बाई कन्वेंशन मुस्लिम लीग। अयूब खान को कन्वेंशन मुस्लिम लीग ने अपना उम्मीदवार नामजद किया। कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग द अवामी लीग, द काउंसिल मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, नेशनल अवामी पार्टी, वली खान फैक्शन and Nizam Islam Party formed coalition to contest the election and nominated Miss Fatima Jinnah as their presidential candidate. Combined opposition parties में 5 बातों का इत्तेहाद था, जिसमें अवामी लीग थी, काउंसिल मुस्लिम लीग थी, जमात इस्लामी थी, नेशनल अवामी पार्टी थी, वली खान फैक्शन था और उसमें निज़ाम इस्लाम पार्टी थी। इन्होंने एक कंबाइंड अपोजिशन बनाई और इन्होंने मिस फातिमा जिन्ना को अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नामजद किया। तो इस तरह अयूब खान और मोहतरमा फातिमा जिन्ना के दरमियान ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ। प्रेसिडेंट अयूब खान वन 62.43% ऑफ द इलेक्टोरल वोट्स एंड फातिमा जिन्ना वन 35.86 वोट। तो इस तरह अयूब खान साहब जो थे वो 62% से ज़्यादा इलेक्टोरल वोट लेके पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो गए। Miss Jinnah had swept across major urban centers such as Karachi and Dhaka. Ayub also faced disappointing results in East Pakistan. However, Ayub was able to win a clear majority. अयूब खान को ईस्ट पाकिस्तान में ज़्यादा वोट नहीं मिले, उन्हें कराची में भी ज़्यादा वोट नहीं मिले, लेकिन उनको वेस्ट पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा वोट मिले और ईस्ट पाकिस्तान से उनके वोटों की शरह जो थी वो वेस्ट पाकिस्तान के मुकाबले में कम थी। The election results were not accepted by the combined opposition parties, who accused अयूब खान of rigging. कंबाइंड अपोजिशन पार्टी ने इन इलेक्शन के नतायज को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अयूब खान ने अपना सियासी असर रसूख, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस यूज़ किया है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर और ब्यूरोक्रेसी को यूज़ किया है उन्होंने इलेक्शन विन करने के लिए और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस यूज़ करके ये इलेक्शन जीता है। कंबाइंड अपोजिशन पार्टी स्टेज डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रोटेस्ट however did not gain any much public support. कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज ने प्रोटेस्ट किए लेकिन इनको कोई बहुत ज़्यादा पब्लिक पजीराई नहीं मिली और पुलिस ने बड़े आराम के साथ इनको हैंडल कर लिया और प्रोटेस्ट इनके जो थे वो कोई ख़ास डेंट नहीं डाल सके
पॉलिटिकल डेंट जो है वो अयूब खान के खिलाफ, तो कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके और ये वक्त के साथ खुद ही फिजल आउट हो गए। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद फिर जनरल इलेक्शन हुए और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था दैट प्रोवाइडेड एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड 156 सीट्स नेशनल असेंबली, ऑफ विच 150 सीट्स वर इलेक्टेड फॉर द सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज बाई इलेक्टोरल कॉलेज एंड 6 सीट्स वर रिजर्व फॉर विमेन। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही हाउस रखा गया था, यूनिकैमरल असेंबली थी और उसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया था। उसमें 150 जनरल सीट्स थी, जिनमें से 75 सीट्स ईस्ट पाकिस्तान के लिए थी और 75 सीट्स ही वेस्ट पाकिस्तान के लिए थी। तो इनके अगेंस्ट इलेक्शन हुआ और बेसिक डेमोक्रेट्स जो थे उन्होंने वोट डाले। 6 सीटें ख्वातीन के लिए मुख्तस थी, जिनमें से 3 ईस्ट पाकिस्तान में थी और 3 वेस्ट पाकिस्तान में थी। The seats were divided equally between East and the West Pakistan. 80,000 basic Democrats were the members of the Electoral College, 40,000 from each wing. तो ये 80,000 जो बेसिक डेमोक्रेट्स था उसने कौमी असम्बली की सीटों के लिए वोट डाले और उन्होंने अपने कौमी असम्बली के MNAs को इलेक्ट किया। जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन 21 मार्च 1965। तो 21 मार्च को 1965 को ये इलेक्शन हुए। The National Assembly was elected indirectly by the Basic Democratic Electoral College System। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था जिसमें 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स ने वोट डाल के अपने MNAs को इलेक्ट किया। तो इलेक्शन डे पे जो रिजल्ट निकला उसमें अयूब खान की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये 120 सीटें लेके कामयाब हो गई। कंबाइंड अपोजिशन पार्टी को टोटल 10 सीटें मिली, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट्स को 6 सीटें मिली और इंडिपेंडेंट्स को 14 सीटें मिली। तो इस तरह 150 सीटों पे जो इलेक्शन हुआ उसमें अयूब खान साहब की पार्टी 120 सीटें लेके कामयाब हुई। इसके बाद अगला बड़ा इवेंट जो अयूब रिजेम में हुआ दैट वाज वॉर विद इंडिया इन 1965। 1965 की वार दो मुल्कों के दरमियान वाज ए फुल फ्लेज्ड वॉर। इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 65 टुक प्लेस फ्रॉम अगस्त 65 टू सितंबर 1965। तो ये अगस्त में ही शुरू हो गई थी और ये सितंबर 1965 तक ये जंग रही। द कॉन्फ्लिक्ट बिगेन ऑन कश्मीर इशू। इस जंग का आगाज भी कश्मीर इशू के ऊपर ही हुआ। फॉलोइंग पाकिस्तान ऑपरेशन जिब्राल्टर which was designed to infiltrate forces into Jammu and Kashmir to precipitate an insurgency against Indian rule। इंडिया ने ये इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान जो है उसने एक ऑपरेशन किया जिसका नाम ऑपरेशन जिब्राल्टर था और वो उन्होंने जम्मू और कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन के लिए ये ऑपरेशन किया ताकि इन्फिल्ट्रेशन से वहाँ जाके जो लोग हैं उनको उकसाया जाए कि वो इंडियन रूल के खिलाफ बगावत करें। तो इंसर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश की पाकिस्तान ने और इसलिए ये जंग शुरू हुई। तो इंडिया का इल्ज़ाम ये था कि जंग का आगाज़ पाकिस्तान की तरफ से हुआ है और उन्होंने कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की, इसलिए जंग शुरू हुई। War caused thousands of casualties on both sides and witnessed the largest engagement of the armored vehicle and the largest tank battle since World War II। ये बहुत बड़ी जंग थी और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ये बड़ी जंग थी जिसमें आर्मर्ड व्हीकल्स को यूज़ किया गया और जिसमें टैंक जो थे उनको यूज़ किया गया और ख़ास तौर पर यह सियालकोट में चुंडा सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी जंग जो थी टैंक्स की वो इस एरिया में हुई और दोनों तरफ से कैजुअलिटीज़ हुई, सिविलियंस की भी हुई और आर्मी ऑफिसर्स की भी हुई। हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन द टू कंट्रीज एंडेड आफ्टर अ सीज फायर वॉज डिक्लेयर्ड on 21st and 22nd September 1965 through United Nations Security Council Resolution number 211। तो 21 और 22 सितंबर की रात को ये सीज फायर हुआ और ये सीज फायर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 211 के तहत हुआ। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को इन्वॉल्व होना पड़ा इसमें सीज फायर के लिए और उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास करके दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर करवाया। A diplomatic intervention by the Soviet Union and the United States and the subsequent issuance of the Tashkent Declaration normalized the situation। तो मेजर रोल इसमें यूनाइटेड नेशंस का, जिसमें सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स का, और आखिर में इसकी जो ब्रोकरेज है पीस डील की वो सोवियत यूनियन ने करवाई और उसके नतीजे में ताशकंद डेक्लेरेशन साइन हुआ और उससे दोनों मुल्कों के दरमियान ये जंगी हालत जो थी
उसको ख़त्म किया गया और सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई। ताशकंद डिक्लेरेशन 1966 में हुआ और इसका अकॉर्ड जो था ये 10 जनवरी 1966 को साइन हुआ। मीटिंग वाज होस्टेड बाय द सोवियत यूनियन in the city of Tashkent, Uzbekistan, from 4th to 10th January 1966 to create a permanent settlement between the warring sides. इसकी जो निगोशिएशन हुए ताशकंद डिक्लेरेशन के, ये उज़्बेकिस्तान के सिटी ताशकंद में हुए और ये 4 से लेके 10 जनवरी 1966 तक मुज़ाकरात हुए और उसके नीचे में ये ताशकंद डिक्लेरेशन साइन हुआ। सोवियट्स रिप्रेजेंटेड बाय अलेक्सी कोसिजिन, इंडियन प्रीमियर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तानी प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान। तो मुज़ाकरात में सोवियत यूनियन की नुमाइंदगी अलेक्सी कोसिजिन ने की और प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री इंडिया की तरफ से थे और पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान जो थे वो इन्होंने इस डॉक्यूमेंट पे साइन किए। ताशकंद डिक्लेरेशन 1966 के जो सेलिएंट फीचर्स थे उसमें सबसे पहले रिस्टोरेशन ऑफ द प्री वॉर पोजीशन, कि दोनों मुल्क इस बात पे मुत्तफिक हो गए कि 5 अगस्त को जो सूरत हाल थी दोनों मुल्कों की फौजें उस सूरत हाल पे वापस चली जाएंगी। बोथ नेशंस कमिटेड टू अ रिट्रीट टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस बिफोर द आउटब्रेक ऑफ द हॉस्टिलिटीज ऑन अगस्त 5, 1965। दिस प्रोविजन एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग अ बेस लाइन फॉर टेरिटोरियल बाउंड्रीज एंड रिड्यूसिंग टेंशन। तो उन्होंने सबसे पहला फैसला जो किया टेंशन रिड्यूस करने का, कि जिस मुल्क ने दूसरे मुल्क के इलाके कब्जे में किए हैं या फतह किए हैं वो इलाके फौरी तौर पर उन मुल्कों को वापस कर दिए जाएं। तो 65 की जंग में पाकिस्तान ने जो छावनियाँ इनकी कब्जे में की थी या जिन इलाकों को पाकिस्तान ने फतह किया था तो वो इलाके पाकिस्तान ने वापस इंडिया को दे दी। नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, द डिक्लेरेशन एम्फसाइज्ड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। बोथ कंट्रीज प्लेज्ड नॉट टू मेडल इन ईच अदर्स इंटरनल मैटर्स। तो एक अगला जो पॉइंट इसमें यह था कि दोनों मुल्कों ने इस बात का पे एम्फेसिस किया कि एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं की जाएगी। तो नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी और दोनों मुल्क जो है वो एक दूसरे के मामलात में किसी तरह की दरअंदाजी नहीं करेंगे। फर्दर मोर दे अंडरटोक टू डिस्करेज एनी फॉर्म ऑफ डेट्रीमेंटल प्रोपेगेंडा अगेंस्ट वन एंड अदर, फोस्टरिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। दूसरा इस बात का इरादा किया गया कि दोनों मुल्क आपस में एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे ताकि एक दूसरे मुल्क की सलामती के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए उसको क्रिएट किया जा सके। तो प्रोपेगेंडा भी बंद कर दिया गया कि दोनों मुल्क आपस में एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट इसमें यह था ऑर्डरली ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ताशकंद डिक्लेरेशन एम्फसाइज्ड द नीड फॉर अ सिस्टमैटिक रिपेट्रिएशन प्रोसेस ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, कि जितने जंगी कैदी एक दूसरे के पास हैं और फौजी हैं या वो सिविलियंस हैं उनको फौरी तौर पर उनके मुल्कों के हवाले कर दिया जाएगा। दिस प्रोविजन सॉट टू एंश्योर अ ह्यूमन एंड ऑर्गेनाइज्ड रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल्स कैप्चर्ड ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। ये इसलिए किया गया कि जो कैदी एक दूसरे मुल्क के पास हैं वो बाइज्जत तौर पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर और एक ह्यूमेन बेसिस के ऊपर उनको अपने मुल्कों में वापस कर दिया जाए ताकि इससे जो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों मुल्कों के दरमियान उसको कम किया जा सके। लीडर्स कमिटमेंट टू बायलैटरल इंप्रूवमेंट। अगला पॉइंट इसका यह था कि दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात जो हैं उनको वसी किया जाए और उनको बेहतर किया जाए। द लीडर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग आर कमिटेड टू वर्क टुवर्ड्स द एनहांसमेंट ऑफ द बायलैटरल रिलेशंस। दोनों मुल्कों ने इस बात की जरूरत पर जोर दिया कि बाहमी पायदार रिलेशंस के लिए आपस में कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स होने चाहिए और बायलैटरल रिलेशंस जो हैं बाहमी ताल्लुकात जो दोनों मुल्कों के दरमियान हैं इनको ज्यादा बढ़ाना चाहिए। दिस इंक्लूडेड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू रीबिल्ड ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन बिटवीन द टू नेशंस। इसके लिए उन्होंने जोर इस बात के दिया कि दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात जो हैं उनको नए सिरे से उस्तवार करना चाहिए ताकि दोनों मुल्कों में एतमाद की फजा कायम हो सके। ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस रिस्टोरेशन, कि आपस में तिजारत और मुआशी ताल्लुकात जो हैं वो बहाल किए जाएं। एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट वाज द एम टू रिस्टोर ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस टू देयर प्री वॉर स्टेटस, कि जंग से पहले जिस तरह के मुआशी ताल्लुकात थे या जो ट्रेड आपस में होती थी उसको उसी तरीके से दोबारा उस्तवार किया जाए
This provision sought to re-establish economic ties, promoting stability and shared prosperity. इस इकदाम का मकसद ये था कि मुआशी ताल्लुकात आपस में दोबारा से जुड़ जाएं, दोबारा से कायम हो जाएं, इलाके में अमन आए, इलाके में स्टेबिलिटी आए और दोनों मुल्क जो है वो प्रॉस्पेरिटी में या खुशहाली में शरीक कार हो सकें। तो ये डिक्लेरेशन जो था ये 1960 में ताशकंद में इन पॉइंट्स के साथ ये साइन हो गया और इसका नतीजा क्या निकला, आउटकम इसकी ये हुई कि सीज फायर हो गया, दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंद हो गई, फौजें वापस हो गई, पाकिस्तान ने वो इलाके खाली कर दिए जिन पे इन्होंने कब्जा किया था और आइंदा से इन्होंने फोर्स को यूज ना करने का अहद किया। इंडिया एंड पाकिस्तान प्लेज्ड नॉट टू रिजॉर्ट टू द यूज ऑफ फोर्स एंड टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स थ्रू पीसफुल मीन्स, और आपस के इख्तलाफात को इन्होंने पुरअमन ज़राए से सॉल्व करने की जरूरत पर जोर दिया। अगला पॉइंट इसमें यह था कि रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, दोनों मुल्क एक दूसरे की तालमियत और हाकमियत की जो है वो इज्जत करेंगे। ताशकंद डिक्लेरेशन एम्फेसाइज्ड द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कि उसकी हाकमियत की और सालमियत की, मुल्क की सालमियत के लिए एक दूसरे की जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस, द टू नेशंस एग्री टू रिस्टोर इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और इसके बाद फिर उनके इकोनॉमिक रिलेशंस और डिप्लोमेटिक रिलेशन इस एग्रीमेंट के बाद रिस्टोर हो गए। जंगी कैदियों का तबादला हो गया और वो उन्होंने मुल्कों के जिन जिन मुल्कों के जंगी कैदी थे वो उन मुल्कों के हवाले कर दिए। तो ताशकंद डिक्लेरेशन पे बड़ा मिक्स रिस्पॉन्स आया। इंडिया एक बड़ा मुल्क था, एक बड़ी फौज थी, उनको जंग में खिफत उठानी पड़ी और इस तरह एक नेगोशिएशन के ज़रिए उनको अपने इलाके वापस लेने पड़े। तो इतनी खिफत थी उनमें कि उनका प्राइम मिनिस्टर जिसने इस एग्रीमेंट पे साइन किए थे उसी रात उसकी डेथ हो जाती है और वो इस ह्यूमिलेशन को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी डेथ हो जाती है। पाकिस्तान में इसके खिलाफ बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। अवाम ये समझ रही थी कि हमारी फ़ौज मैदान में जंग जीत गई है और हमने दुश्मन के इलाकों को, काफ़ी ज़्यादा इलाकों को हमने अपने कब्ज़े में ले लिया है और पाकिस्तान ने फतह हासिल की है। लेकिन जब पाकिस्तान ने निगोशिएशन टेबल पे वही इलाके इंडिया को वापस किए तो अवाम में एक मायूसी छा गई और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मैदान जंग में हमारी फ़ौज जो है वो जंग जीत गई है, लेकिन निगोशिएशन की टेबल पे जाके हमने उस जंग के जो अचीवमेंट थी वो ज़ाया कर दी है। तो एक बहुत बड़ी लॉबी थी जिन्होंने अयूब खान को इस बात पे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और अयूब खान के डाउनफॉल का जो वजह बनी और उसमें से एक बड़ी वजह ये ताशकंद डिक्लेरेशन भी है जिसमें उसने जाके वो तमाम मराआत उनको इंडिया को वापस कर दी जो हमने जंग के जरिए जीती थी। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द डिक्लेरेशन अगर हम करें तो इसमें जिस काम के लिए ये ताशकंद डिक्लेरेशन साइन किया गया था दैट वाज बेसिकली कश्मीर का मसला था जिसके लिए जंग हुई थी और जो लीडिंग कॉन्फ्लिक्ट की और टेंशंस थी मुल्कों के दरमियान उनको कम किया जाए। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों चीजें नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट द ताशकंद डिक्लेरेशन द लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान particularly the Kashmir dispute have persisted leading to subsequent conflicts and tensions between the two countries over the years। ये मसला कश्मीर पे जंग हुई थी और इसके बावजूद मसला कश्मीर ताशकंद डिक्लेरेशन में रिजॉल्व नहीं हुआ और उसकी वजह से आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स और ज़्यादा बढ़ गई। तो ताशकंद डिक्लेरेशन एक टेम्परेरी रिलीफ दे सका उस जंग में से, लेकिन ये मसले का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाल सका और उसकी वजह से फिर मजीद आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होती हैं और फिर जंगें उसमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होती हैं। Tashkent Declaration, while providing a temporary resolution to the immediate conflict, did not lead to a lasting and comprehensive resolution for the underlying issues। तो इसमें मुकम्मल तौर पर यह कोई ऐसा डिक्लेरेशन नहीं था जिससे पाकिस्तान और इंडिया ने एक पायदार अमन हासिल कर लिया हो। ये एक वक्ती तौर पर उस कॉन्फ्लिक्ट में से को सबसाइड किया है जो 1965 में हुई थी और चूंकि मसला कश्मीर हल नहीं हुआ इसलिए वो जो बोर्ड ऑफ कंटेंशन थी वो मौजूद रही। तो आइंदा भी उस इशू के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत सी कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशंस क्रिएट हुई। इस अकॉर्ड के बाद मुल्की हालात बड़ी तेजी के साथ तब्दील होना शुरू हो गए। पाकिस्तान में इंटरनल अनरेस्ट शुरू हो गई।
कुछ अयूब खान के इस एग्रीमेंट को साइन करने से, और कुछ 1966 में जो एम्बार्गो लगा हुआ था पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर एब्डो के तहत, वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो रीइमर्ज होना शुरू हो गई और ऐसी सिचुएशन बन गई कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज बड़ी शिद्दत के साथ तेज हो गई और उनका उनका अयूब खान साहब के लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि इन पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटीज को किस तरीके से हैंडल करना है। तो सबसे बड़ा जो उनको थ्रेट आया दैट वाज फ्रॉम मुजीब 6 पॉइंट्स। मुजीब ने अपने 6 पॉइंट 1966 को पेश किए और इन पॉइंट्स को सामने रखते हुए उसने एक मूवमेंट शुरू की जिसका नाम 6 पॉइंट मूवमेंट है। इसके पहले 6 पॉइंट और फिर इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन शुड प्रोवाइड फॉर अ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इन इट्स ट्रू सेंस बेस्ड ऑन द लाहौर रेजोल्यूशन एंड द पार्लियामेंट्रियन फॉर्म ऑफ सिस्टम with supremacy of the legislature directly elected on the basis of universal adult franchise। तो पहला मुतालबा मुजीब का ये था कि पाकिस्तान में एक ट्रू फेडरेशन हो, वो फेडरेशन हो जो हमने कंसीव की थी लाहौर रेजोल्यूशन में, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो और सुपरमेसी हो लेजिस्लेचर की, और लेजिस्लेचर इलेक्ट हो ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये सारी चीज़ें गायब कर दी गई थी और फेडरेशन तो थी लेकिन वहाँ पे सुपरमेसी ऑफ लेजिस्लेचर नहीं थी, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। तो मुजीब का पहला पॉइंट ये था कि फेडरेशन हो और वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो और डायरेक्टली इलेक्टेड हो और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के जरिए इलेक्ट होकर आई हो। दूसरा पॉइंट उसका ये था, द फेडरल गवर्नमेंट शुड डील ओनली विद 2 सब्जेक्ट, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, एंड ऑल अदर रेजिड्यूरी सब्जेक्ट शुड बी वेस्टेड इन द फेडरेटिंग स्टेट्स। मुजीब एक स्ट्रॉन्ग प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। वो सेंटर के पास पावर्स नहीं रखना चाहते थे, वो सिर्फ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स की पावर्स देना चाहते थे। एक वीक फेडरेशन के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ वो स्ट्रॉन्ग प्रोविंसेस और रखना चाहते थे और तमाम पावर्स और रेजिड्यूरी पावर्स वो सूबों को देना चाहते थे। तो अगर इस तरह का लूज फेडरेशन रखी जाए तो वो फिर फेडरल गवर्नमेंट नहीं चल सकती, उसकी बुनियाद पर वो फिर कॉन्फेडरेशन की तरफ चली जाती है। तो इनका ये मुतालबा जो था, ये भी जो कॉन्स्टिट्यूशन था 62 का जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन रखी गई थी उसके अगेंस्ट था, और वो एक लूज फेडरेशन रखना चाहते थे जिसमें सूबों के पास ज़्यादा इख्तियारात दिए जाएं। तीसरा पॉइंट जो उसमें मुजीब ने दिया था, दैट वाज 2 सेपरेट बट फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज फॉर 2 विंग्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, कि दोनों सूबों के लिए अलग अलग करेंसी हो, एंड इफ इट इज नॉट फिजिबल देयर शुड बी 1 करेंसी फॉर द होल कंट्री, बट इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू स्टॉप द फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पाकिस्तान। अगर 2 करेंसीज रखना मुमकिन ना हो तो फिर ऐसा सिस्टम रखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि दोनों मुल्कों के अकाउंट्स अलग अलग कर दिए जाए। जो कंट्रीब्यूशन है ईस्ट पाकिस्तान का उस अकाउंट फॉर अलग हो और जो वेस्ट पाकिस्तान का है वो अकाउंट फॉर अलग हो, और ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान में जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है उसको रोका जाए। मुजीब का ये ख्याल था कि जो ईस्ट पाकिस्तान है ज़्यादा प्रॉस्परस है और वेस्ट पाकिस्तान जो है वो ईस्ट पाकिस्तान की अर्निंग के ऊपर गुजारा कर रहा है, तो इसलिए उसकी ये ख्वाहिश थी कि जो अर्निंग ईस्ट पाकिस्तान के अंदर हो रही है वो ईस्ट पाकिस्तान में ही रहे और उसी के लोगों के ऊपर वो खर्च की जाए। फर्दरमोर अ सेपरेट बैंक रिजर्व शुड बी एस्टेब्लिश्ड एंड सेपरेट फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी बी अडॉप्टेड फॉर ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान के लिए एक अलग रिजर्व बैंक हो, जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाया गया था, ये दोनों विंग्स के लिए था। तो मुजीब का ख्याल ये था कि वेस्ट पाकिस्तान के लिए एक अलग रिजर्व हो और ईस्ट पाकिस्तान के लिए एक अलग रिजर्व हो, और मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, बजट भी ईस्ट पाकिस्तान का अलग बने और वेस्ट पाकिस्तान का अलग बने, और मॉनेटरी पॉलिसी भी पाकिस्तान की दोनों विंग्स की अलग अलग बने। तो ये पॉइंट जो था, पॉइंट नंबर 3, ये बेसिकली मुल्क की इकोनॉमी के बारे में था, और मुजीब ये चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की इकोनॉमी को वेस्ट पाकिस्तान के लोगों की इकोनॉमी से अलग कर दिया जाए। अगला पॉइंट ये था कि टैक्सेशन सिस्टम जो है मुल्क के अंदर, उसमें टैक्सेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन शुड बी वेस्टेड इन द फेडरेटिंग यूनिट एंड द फेडरल एंड सेंटर वुड हैव नो सच पावर, कि टैक्स इकट्ठा करने का इख्तियार फेडरेशन से लेके सूबों को दे दिया जाए।
The federation would be entitled to share in the state taxes to meet the expenditure, its expenditures. फेडरल गवर्नमेंट को ये इख्तियार है कि वो सिर्फ अपना शेयर जो है एक्सपेंडिचर्स के लिए टैक्सेस में से सिर्फ वो ले, बाकी टैक्स इकट्ठा करने का निज़ाम सूबों को दे दिया जाए और सूबे अपनी मर्जी के साथ अपना टैक्स इकट्ठा करें और अपने इखराजात उस टैक्स में से करें। फिफ्थ पॉइंट था, देयर शुड बी टू सेपरेट अकाउंट फॉर द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ऑफ द टू विंग्स। दोनों सूबों के लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के दो अलग अलग अकाउंट रखे जाएं। जो एक्सपोर्ट्स ईस्ट पाकिस्तान से होती हैं उसका सेपरेट अकाउंट रखा जाए, जो एक्सपोर्ट्स वेस्ट पाकिस्तान से होती हैं उसका सेपरेट अकाउंट रखा जाए। द फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट शुड बी मेट बाय द टू विंग्स इक्वली, और जो फेडरल गवर्नमेंट को अपने फॉरेन एक्सचेंज के लिए पैसे चाहिए होंगे वो दोनों विंग्स इक्वल बेसिस के ऊपर वो उसमें शेयर करके दें। एंड कॉन्स्टिट्यूशन शुड एम्पावर द यूनिट्स टू एस्टैब्लिश ट्रेड लिंक्स विद फॉरेन कंट्रीज, और सूबों को ये इख्तियार दे दिया जाए कि वो अगर बाहर के मुल्कों से तजारत करना चाहते हैं तो वो अपने लेवल पे उनके साथ तजारती मुआहदे कर सकते हैं। और आखिरी पॉइंट इसमें यह था, ईस्ट पाकिस्तान शुड हैव अ सेपरेट मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स, नेवी हेडक्वार्टर शुड बी इन ईस्ट पाकिस्तान, कि ईस्ट पाकिस्तान की अपनी मिलिट्री हो और एक सेपरेट मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, और दूसरा ये कि नेवी का हेडक्वार्टर जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर रखा जाए। तो ये 6 पॉइंट जब मुजीब ने पेश किए तो ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने और लोगों ने इनको एंडोर्स कर दिया, जबकि वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने कहा कि ये पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के इत्तेहाद के ख़िलाफ़ है, ये फेडरेशन के ख़िलाफ़ है, ये लूज फेडरेशन कॉन्फेडरेशन की बात हो रही है, और अगर इन मुतालबात पे अमल किया गया तो पाकिस्तान की फेडरेशन सर्वाइव नहीं कर सकेगी। और यही सूरत हाल जो थी वो गवर्नमेंट का भी यही मौक़िफ़ था कि ये इन मुतालबात पर अमल करने से पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा है। इसलिए अयूब गवर्नमेंट ने इन 6 पॉइंट्स के ऊपर किसी किस्म का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, और मुजीब जो था वो ये पॉइंट लेके पब्लिक में चला गया और उसने एक मास कॉन्टैक्ट कैंपेन शुरू की ताकि गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जा सके। इन 6 पॉइंट्स के बाद जब मुजीब ने मास कॉन्टैक्ट कैंपेन शुरू की और लोगों में वो एक क्रिएट करने की कोशिश की, एक इसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किए जाए, तो एक और कॉन्स्पिरेसी केस सामने आया जिसको अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं। ये 1968 में हुआ। अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस वाज अ सेडिशन केस इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द रूल ऑफ अयूब खान अगेंस्ट अवामी लीग brought by the government of Pakistan in 1968 against शेख मुजीबुर रहमान एंड 34 अदर पीपल्स। ये एक बगावत का केस था जो उस वक़्त अयूब खान की गवर्नमेंट ने शेख मुजीबुर रहमान और 34 दूसरे लोगों के खिलाफ दर्ज किया। द मेन कॉन्स्पिरेसी वाज परपेट्रेटेड टू हैव टेकन प्लेस इन इंडियन सिटी ऑफ अगरतला इन त्रिपुरा स्टेट्स। इल्ज़ाम यह था कि इंडिया के शहर अगरतला में एक कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के खिलाफ की गई है, वेयर सम एसोसिएट्स शेख मुजीब allegedly met Indian military officials to seek Indian support for बांग्लादेश इंडिपेंडेंस। इल्ज़ाम यह था कि शेख मुजीब के कुछ रफ़ाक़ाए कार इंडिया में उनकी फ़ौज के ऑफिशियल से मिले हैं और उन्होंने फ़ौज की ऑफिशियल्स को दरख्वास्त की है कि वो मदद करें, बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में उनकी मदद करें। तो ये एक अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस था जो सरफेस हुआ, और पाकिस्तान ने इस केस का जो है एक सेडिशन का केस दर्ज किया शेख मुजीबुर रहमान पे, और उसके 34 रफ़ाक़ाए थे जिनके खिलाफ ये केस दाखिल हुआ। केस दाखिल होने के बाद एक ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। द ट्रिब्यूनल हेडेड बाई 3 जजेस, द चेयर जस्टिस एस ए रहमान वाज अ नॉन बंगाली, द अदर मेंबर्स एम आर खान एंड मकसूम उल हकीम वर बंगाली। तो ये 3 रुकनी एक इसमें एक ट्रिब्यूनल पेश किया जाता है और इस बनाया जाता है, और इस ट्रिब्यूनल में एक नॉन बंगाली जज थे जो चेयरमैन थे और 2 बंगाली जज थे इसके अंदर। तो उन्होंने इस केस की सुनवाई शुरू की। हाउएवर इन फेस ऑफ द मैस मूवमेंट द गवर्नमेंट विथड्रू द अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस ऑन 22 फरवरी 1969। लेकिन चूंकि ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मैस मूवमेंट चल रही थी तो गवर्नमेंट उस मैस मूवमेंट से खौफजदा हो गई
और उन्होंने 22 फरवरी 1969 को ये अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस जो था ये विड्रॉ कर लिया। The accused were released on the following day and a grand reception was arranged at the race course Maidan where Sheikh Mujib was given his famous title of बंगला बंधु। जैसे ही मुजीब खान को रिलीज किया अगले दिन लोगों ने रेस कोर्स मैदान में एक बहुत बड़ा जलसा किया जिसमें उन्होंने शेख मुजीबर रहमान को अप्रिशिएट किया और उनको टाइटल दिया बंगला बंधु का। तो इस तरीके से जो ईस्ट पाकिस्तान में फसा थी वो गवर्नमेंट के खिलाफ बनती गई और मजबूत होती गई। अब थोड़ा सा अयूब खान की अचीवमेंट को भी देखें कि फॉरेन पॉलिसी क्या थी और उसकी डेवलपमेंट क्या थी। तो अयूब खान अलाइंड पाकिस्तान विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अलाउड अमेरिकन एक्सेस टू एयर बेसिस इनसाइड पाकिस्तान, मोस्ट नोटेबली द एयर बेस आउटसाइड द पेशावर फ्रॉम विच स्पाई मिशन वर लॉन्च्ड ओवर द सोवियत टेरिटरी। जब लियाकत अली खान ने विजिट किया 51 में अमेरिका का, तो अमेरिका ने उस वक्त भी पाकिस्तान से जंगी अड्डे मांगे थे जो रिफ्यूज कर दिया गया था। ये जंगी अड्डे फिर हुसैन शीर सोहरवर्दी के दौर में आके अमेरिका को दे दिए गए और अयूब के दौर में आके फिर ये फुल फ्लेज ऑपरेशन इन एयर बेसिस से शुरू हो गए। और इसमें जो स्पेस स्पाई मिशन था ये पाकिस्तान से साइल यूज करते हुए सोवियत यूनियन के ऊपर स्पाइंग की जाती थी। और एक U2 इंसिडेंट जो है वो उस में पता चला कि पाकिस्तान के बेसिस जो है वो USA यूज कर रहा है। तो इस बात से रशिया काफी हद तक पाकिस्तान से ऑफेंड हुआ। तो रिलेशन विद नेबरिंग चाइना वर स्ट्रेंथन्ड इन 1962। चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे हमने एक एग्रीमेंट साइन किया और उससे चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए। बट दिस अलाइनमेंट विद द US वर्सेंड रिलेशंस विद द सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हुए। हमारे ताल्लुकात 1962 से पहले अमेरिका के साथ बहुत अच्छे थे और 62 में हमारे चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए। लेकिन ये चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छा होना अमेरिका को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा और अयूब खान साहब के साथ थोड़ा सा यूनाइटेड स्टेट्स जो था उसकी बदमज़गियाँ पैदा होना शुरू हो गई। अयूब खान फॉरेन पॉलिसी वाज प्रायोरिटाइज्ड रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोप। द फॉरेन रिलेशंस विद सोवियत यूनियन वर प्लेड डाउन। तो शुरू वाला दिन जो थे अयूब खान के 58 से लेके 62 तक का जो पीरियड था उसमें USA के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, सोवियत यूनियन के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। 62 के बाद चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात हो गए। और अयूब खान जो था उन्होंने जब लियाकत अली खान साहब की गवर्नमेंट थी और वो प्राइम मिनिस्टर थे उस अरसे में अयूब खान ने अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात डेवलप कर लिए एज चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस और उसमें एक स्ट्रेटेजिक रिलेशंस उनके साथ बनाने में कामयाब हो गए। मिलिट्री अलायंस क्रिएट हो गया पाकिस्तान का USA के साथ और ये मिलिट्री अलायंस जो था ये अगेंस्ट रीजनल कम्युनिज्म था, रशिया के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस के खिलाफ था। तो ये बड़ा सक्सेसफुली चला और अयूब साहब जो थे वो बड़े एक स्टॉलवर्ड थे इस सारे सिस्टम के और उन्होंने वेस्ट को और खास तौर पर USA के इंटरेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से इस एरिया में वॉच किया। अयूब साइंड हिस्टोरिक साइनो पाकिस्तान फ्रंटियर एग्रीमेंट विद चाइना डिस्पाइट US अपोजिशन। तो यहाँ पे जब चाइना के साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया तो उससे अयूब खान साहब के ताल्लुकात जो थे वो USA के साथ डिटीरियरेट होना शुरू हो गए। ड्यूरिंग 61 to 65 अयूब लॉस्ट मच ऑफ हिज सपोर्ट फ्रॉम द प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी एंड प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन एज दे सॉट क्लोजर रिलेशंस विद इंडिया। तो USA के ताल्लुकात अयूब खान से लेटर जब अयूब खान का आखिरी पीरियड चल रहा था अयूब खान साहब के साथ दरमियान में ताल्लुकात ख़राब हो गए USA के और ख़ास तौर पर जब 65 की वॉर है तो उससे US एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी हद तक अयूब खान से अनॉयड थी। प्रेसिडेंट जॉनसन प्लेस्ड एन एम्बार्गो ऑन बोथ नेशंस ड्यूरिंग द वॉर ऑफ 1965। हालांकि हम उसके सीटो और सेंटो के मेंबर थे, इसके बावजूद 65 की वॉर के बाद अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दी। तो वो उससे नज़र आ रहा था कि वो अयूब खान के इस फैसले से इंडिया के साथ जंग करने के वो नाखुश थे। अब 1969 में अयूब खान साहब को अनरेस्ट का सामना करना पड़ा। 69 में ईस्ट पाकिस्तान विटनेस्ड अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल अपराइजिंग। वहाँ पे एक पॉलिटिकल अपराइजिंग शुरू हो गई, खास तौर पे शेख मुजीब की
जो 6 पॉइंट मूवमेंट थी वो बहुत ज़्यादा जोर पकड़ गई थी. इट वॉज लेड बाई द स्टूडेंट्स बैक्ड बाई द पोलिटिकल पार्टी सच एज अवामी लीग एंड नेशनल अवामी पार्टी अगेंस्ट द मिलिट्री रूल. जो वजह बनी इसकी, वो स्टूडेंट्स इस तहरीक में बहुत आगे थे, अवामी लीग बहुत आगे थी, नेशनल अवामी पार्टी थी, और ये एक तो मिलिट्री रूल के खिलाफ थे, अयूब खान के रूल के खिलाफ थे, पॉलिटिकल रिप्रेशन के खिलाफ थे, अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस की वजह से बहुत सख्त नाराज थे, एंड द इनकार्सिनेशन ऑफ शेख मुजीबुर रहमान को जो अरेस्ट किया गया, तो उसके लिए एक रिजेंटमेंट पाई जाती थी ईस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिकल सर्कल्स में. Although the unrest began in 1966 with the 6-point movement of the Awami League, it got momentum at the beginning of 1969. ये तहरीक तो 1966 में शुरू हो गई थी जब 6 पॉइंट फार्मूला दिया था मुजीब ने, लेकिन इसमें शिद्दत जो है वो 1969 के बाद आई. Ayub Khan called a roundtable conference meeting with the opposition to find out a solution. अयूब खान साहब ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई ताकि वो अपोजिशन के साथ मिलकर मसले का कोई हल निकाले, लेकिन मुजीबुर रहमान सबमिटेड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द 6 पॉइंट मूवमेंट. मुजीब ने एक कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो पेश किया कि 6 पॉइंट जो है उसके उनको इस्तेमाल करते हुए ये एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया जाए. अपराइजिंग अगेंस्ट अयूब इन ईस्ट पाकिस्तान वाज मोस्टली ड्यू टू मोबिलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड मासेस बाय मुजीब इन फेवर ऑफ 6 पॉइंट्स. लेकिन अयूब खान साहब के अगेंस्ट जो फोर्स मोबिलाइज हुई ईस्ट पाकिस्तान में वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की थी और इसमें आम लोगों की थी. तो उस वक्त मुजीब वाज ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग, पॉलिटिकल बैकिंग इसकी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए ये जो मुज़ाकरात थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, इसका कोई सूदमंद फ़ायदा नज़र नहीं आया और ना इसका कोई डेडलॉक जो था वो इसका रिजॉल्व हुआ. The things further aggravated with formation of a political coalition named the Democratic Action Committee in West Pakistan to restore democracy. वेस्ट पाकिस्तान में भी एक डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी बनाई गई जिसने कहा कि हम मुल्क में जमहूरियत रिस्टोर करना चाहते हैं, और उन्होंने भी वेस्ट पाकिस्तान में उसी तरह की पॉलिटिकल कैंपेन चलानी शुरू कर दी जिस तरह की ईस्ट पाकिस्तान में चल रही थी. डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी स्पोक्समैन वाज नवाबजादा नसरुल्लाह खान, और नवाबजादा नसरुल्लाह खान इसके रूह रवां थे और नवाबजादा नसरुल्लाह खान ही इसके ऑर्गेनाइजर थे. तो वेस्ट पाकिस्तान में भी एक पॉलिटिकल कैंपेन शुरू हो गई अगेंस्ट अयूब खान एंड फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी. On 25th March 1969, martial law was declared in Pakistan and Ayub Khan handed over the power to General Yahya Khan, the Army Chief of Staff of Pakistan Army. जब हालात ज़्यादा मखदूश हो गए तो 25 मार्च 1969 को अयूब खान साहब ने रिज़ाइन कर दिया, मुल्क में दोबारा मार्शल लॉ लगा दिया गया और जनरल याह्या खान जो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनको इक़्तिदार उनके हवाले कर दिया गया. तो इस तरह 25 मार्च 1969 को अयूब खान साहब की जो इक़्तिदार था वो इख्तिताम पजीर हुआ. अब अयूब खान साहब ने जब 10 साल मुकम्मल हुए अपने, उन्होंने 11 साल हुकूमत की, जब 10 साल मुकम्मल हुए तो उन्होंने एक डेकेड ऑफ डेवलपमेंट सेलिब्रेट किया और उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को एक डेवलप्ड कंट्री बना दिया है. तो उसमें उन्होंने फिर एक जश्न मनाया पूरे मुल्क में इनका. नो डाउट अयूब खान के दौर में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, कंटिन्यूटी आई और उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर ने और इंडस्ट्री ने बहुत फ्लोरिश किया. पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा, डेवलपमेंट की रेशो बहुत ज़्यादा हो गई और काफ़ी अच्छे तरीके से पाकिस्तान डेवलप हो रहा था और तरक्की कर रहा था. पाकिस्तान इकॉनमी वाज क्विकली रिवाइटलाइज्ड अंडर अयूब खान विद इकोनॉमिक ग्रोथ एवरेजिंग 5.8, 5.82% के हिसाब से ग्रोथ रेट हासिल किया जा रहा था. और कुछ साल इसमें ऐसे थे जहां ग्रोथ रेट जो था जीडीपी ग्रोथ रेट 8 और 9% के दरमियान भी गया. ड्यूरिंग दिस 11 ईयर्स इन ऑफिस फ्रॉम 27 अक्टूबर 1958 टू 25 मार्च 1969, तो इस अरसा में ये इसको हम एक डेवलपमेंट इरा कहते हैं. पाकिस्तान में ये एक डेवलपमेंट का एक 10 साला दौर था जिसमें पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की. मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ इन पाकिस्तान ड्यूरिंग दिस टाइम वाज 8.51%, फॉर आउटपेसिंग एनी अदर टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री. इस अरसे में पाकिस्तान की इंडस्ट्री 8.5% के ग्रोथ रेट के साथ इंक्रीज की और ये पाकिस्तान में कभी भी दोबारा इतना अच्छा ग्रोथ रेट कोई गवर्नमेंट ना ले सकी.
पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड ऑटोमोबाइल एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज। इस अरसे में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड तरबेला डैम एंड मंगला डैम, कैनाल्स एंड पावर स्टेशंस इन एडिशन टू लॉन्चिंग पाकिस्तान स्पेस प्रोग्राम्स। तो इस अरसा में इंडस्ट्रियल बेस डेवलप हुआ, इस अरसा में एग्रीकल्चर बेस डेवलप हुआ और मुल्क ने इस अरसे में काफ़ी इकोनॉमी के फील्ड में मुल्क ने काफ़ी तरक्की की। पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोग्रेस्ड अंडर अयूब। लैंड रिफॉर्म्स, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, strict measure against hoarding were combined with rural credit programs, work programs, higher procurement prices, augmented allocation for agriculture and improved seeds as part of the green revolution। तो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में अयूब के दौर में एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया और उससे पाकिस्तान की यील्ड पर एक बढ़ी, पाकिस्तान में नई क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हुई और पाकिस्तान में इम्प्रूव्ड सीड्स आए और इस तरीके से पाकिस्तान ने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत पेस के साथ तरक्की की। तो अयूब का ये इरा जो है, ये डेकेड जो है, ये इंडस्ट्री के लिए और एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत प्रोडक्टिव एज समझी जाती है। इन सारे तरक्की के बावजूद अयूब खान साहब पे क्रिटिसिज्म ये किया जाता है, जो महबूब हक की रिपोर्ट है, blamed the concentration of economic power in 22 families कि अयूब के दौर में इकोनॉमिक पावर 22 खानदानों तक महदूद होकर रह गई थी। ये 22 खानदान जो पाकिस्तान के वसाइल पे काबज थे, ये 22 खानदान थे जो इस अरसे में फ्लोरिश किए हैं। Who were dominating the financial and economic life of the country by controlling 66% of industrial assets and 87% of the banking। ये 22 खानदान मुल्क के वसाइल पे काबज हैं और यही मराद से फ़ायदा ले रहे हैं। ये इंडस्ट्री का 66% इनके पास है और बैंकिंग का 87% जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर ये 22 खानदान काबज है। तो उस वक़्त के जो क्रिटिक्स से महबूब हक की तरह के लोग, उनका ख्याल ये था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट्स आम सिटीज़न तक नहीं पहुंचा, ये 22 खानदानों तक महदूद रखा गया है। अब अगर एक क्रिटिकल अप्रेजल देखें अयूब खान के दौर का, तो इसमें इट वॉज एन इरा ऑफ पोलिटिकल स्टेबिलिटी। पहले पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी पाकिस्तान में, हुकूमतें हर साल 6 महीने के बाद चेंज हो जाती थी। तो ये पहला टाइम था पाकिस्तान में कि एक हुकूमत ने 11 साल मुसलसल गुजारे और ये पोलिटिकल स्टेबिलिटी। देन इरा ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, इस अरसे में पाकिस्तान में तरक्की हुई, इंडस्ट्री ने तरक्की की, एग्रीकल्चर ने तरक्की की, हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ना शुरू हो गई, रॉ मटेरियल बड़ी वाफर मिकदार में पाकिस्तान में बनना शुरू हो गया, इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई। गुड कॉर्डियल रिलेशंस विद यूएस एंड चाइना के साथ और यूएसए के साथ अच्छे ताल्लुकात अयूब खान साहब ने बना के रखे। अथॉरिटेरियन रूल, इन सब के बावजूद ये डेमोक्रेसी नहीं थी, ये अथॉरिटेरियन रूल था, ये एक शख्सी हुकूमत थी। एक शख्स फर्द वाहिद के तौर पर मुल्क पे हुकूमत कर रहा था और उसमें दूसरा उस पर जो इल्ज़ाम लगा वो ये है कि इन्होंने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को मिलिटराइज कर दिया, मिलिट्री का रास्ता खोल दिया इन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। ही वॉज द पाइनियर ऑफ दिस मिलिटराइजेशन ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। कॉन्स्टिट्यूशन दिया 1962 में, जो अगेन इट वॉज टेलर्ड मेड। अयूब खान साहब ने अपने ज़रूरियात को सामने रखते हुए ये आइन बनाया था और उससे फुल बेनिफिट उठाया जितना वो उठा सकते थे। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया बेसिक डेमोक्रेसीज का और 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स उन्होंने बनाए और फिर उनको यूज़ किया फॉर हिज पॉलिटिकल एजेंडा और उनके ज़रिए फिर ये अयूब खान साहब खुद सदर मुंतखब हो गए। तो ये भी उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी बनाया, वो एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे उनके, जिसके तहत उन्होंने बनाया। फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट 1966 से 69 तक हुआ और अयूब खान साहब उस पॉलिटिकल अनरेस्ट को हैंडल करने में, पॉलिटिकली हैंडल करने में नाकाम हुए और उन्होंने जाते वक्त इक़्तिदार जो था वो दूसरे मिलिट्री डिक्टेटर को दे दिया। अगर वो उस वक्त एक पॉलिटिकल डिसीजन लेते, पाकिस्तान की बका के लिए अगर वो एक डिसीजन लेते कि एक इलेक्शन अनाउंस करते और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्ट करके इक़्तिदार उसको देके जाते, तो शायद पाकिस्तान डीमिलिटराइज हो जाता पॉलिटिक्स में। लेकिन उन्होंने इसको स्ट्रेंथन किया, अपना मिलिट्री दौर पूरा किया और उसके बाद जाते हुए अगले मिलिट्री जनरल को हुकूमत दे गए। तो इस तरह पाकिस्तान में जो कंटिन्यूटी आ गई इन दी मिलिट्री गवर्नमेंट्स और फिर याह्या खान साहब ने आगे जाके फिर मुल्क को उन्हीं लाइनों पे चलाया
और उसी पॉलिसी के मुताबिक चलाया जिस तरह की पॉलिसी अयूब खान साहब देके गए थे। तो अयूब खान साहब उस पॉलिटिकल अनरेस्ट को और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को पॉलिटिकली नहीं हैंडल कर सके। उन्होंने इसके लिए ताकत का रास्ता इस्तेमाल किया और उन्होंने ताकत का बेजा इस्तेमाल किया। ये था आज का लेक्चर। अगला लेक्चर इंशाल्लाह हमारा कल अपलोड होगा, जिस पे हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे और 62 के कॉन्स्टिट्यूशन का 1956 के कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ एक कंपैरिजन करेंगे। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। खुदा हाफिज़।